इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हो गया है। बुरी तरह से इजराइल कांप गया है। इजराइल का भरम, अमेरिका का भरम टूट गया है। एक भी बात अपने पेट से नहीं कहूंगा मोदी जी की तरह, पूरी खबर आपको दूंगा। उससे पहले गुजारिश ये है कि हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए लाल बटन दबा के, ताकि आपको तमाम अपडेट मिलते रहे। हजरात मोहतरम, यमन हमला करने में कामयाब हो गया। सोचिए, यमन के हमलों और उनके ड्रोन को रोकने के लिए अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, न जाने कितने सारे देश लाल सागर में तैनात हैं। लेकिन एक लंबे समय के बाद आखिरकार यमन अपना हमला करने में कामयाब रहा। यमन की तरफ से 4 ड्रोन लॉन्च किए गए। 3 ड्रोन को अमेरिका और बर्तानिया ने मिलकर मार गिराया, लेकिन चौथा जो ड्रोन था वो ईरानी ड्रोन था। वो चौथा ड्रोन बहुत नीचे उड़ रहा था, जो बर्तानिया के रडार पर नहीं आया, और बड़ी ही शातिराना अंदाज से वो इजराइल की राजधानी तेल अवीव पहुंच गया। और तेल अवीव में उस जगह पहुंचा जहां बगल में ही अमेरिका की एम्बेसी मौजूद थी। वहां जाकर ये ड्रोन टकरा गया, फट गया, और इसमें एक यहूदी की मौत हुई, कई बुरी तरह से घायल हुए, बिल्डिंग में आग लगी और पूरा तेल अवीव दहल कर रह गया। इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, बर्तानिया, फ्रांस के मुंह पर तमाचा लगा। इस पूरी जांच के बाद इजराइल ने बताया कि यह ड्रोन ईरानियन मेड था। अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जिस मूवमेंट पर वो ड्रोन हमला सीधा तेल अवीव में दंदनाता हुआ घुसता है और एक बड़ा धमाका। Ты видишь, дрон летит? Крестюш, ты видишь, что это такое? Блядь! Пиздец, это с какой стороны? Еще вторая фигня летит. Сейчас подожди, я в убежище или лягу просто на песок. Пиздец! Я это засняла. חבר'ה, נפל כטב"ם בתל אביב בשחוק שלום עליכם, מתחת לבית שלי, פיצץ לי את כל החלונות בבית, החלונות באוטו, פינו את כל האנשים מהבתים. זה כטב"ם. לא, מצאו את הכנף שלו. מה זה היה? I want to be really careful about the information we're reporting right now. I'm still gathering what took place, but there was a loud explosion in Tel Aviv earlier this hour. I could hear it from where I was on the southern end of the city. This is close to the center of the city, next to the U.S. Embassy. You can see there are emergency crews on the scene right now. There's a building behind me that there are teams inside of. You can see some of those lights being put up on the side of the building. I'll continue to gather information and keep you updated on what I find. זה כטב"ם. हजरात हजरात हजरात, इसके बाद घबराए बौखलाए इजराइल ने यमन से कहा है हम इसका बदला जरूर लेंगे। उधर यमन पहले से तैयार बैठा है। यमन के हूतियों ने कहा कि आओ तो सही, हम भी तैयार हैं पूरी तरह से। और सुनो, अब तुम्हारा तेल अवीव भी सेव नहीं है। यमन के हूतियों ने, मुट्ठी भर हूतियों ने बता दिया कि दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी ताकत एक तरफ हो, और अगर तुम्हारे पास ईमान और जज्बे की ताकत हो तो तुम एक छोटे से ड्रोन से भी उनको हिला कर रख सकते हो। इस हमले की अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने निंदा की है कि तेल अवीव पर हमला नहीं होना चाहिए था। लेकिन यही सुअर की नस्ल गाजा के अंदर जब रोज कत्लेआम इजराइल मचाता है
तो निंदा छोड़िए ये सपोर्ट करते। उधर यमन ने तो ये भी बता दिया कि समुद्र के और भी सारे इजरायली कनेक्शन वाले जहाजों पर हमने हमला किया है और करते रहेंगे। वहीं आईडीएफ ने बताया कि 200 ड्रोन और क्रूज मिसाइल यमन इकलौता अपने ही दम पर इजराइल पर लॉन्च कर चुका है, जिनमें हमने कई सारे रॉकेट और मिसाइलों और ड्रोन्स को रोका है और कई आकर फटे भी हैं। इजराइल के अपोजिशन लीडर ने साफ तौर से कहा है कि नेतन्याहू देश संभाल नहीं पा रहा है, देश की स्थिति खराब हो रही है और अब तेल अवीव पर हमला भी हो रहा है। वहीं नमाज जुमा के बाद यमन के अंदर फिलिस्तीन के समर्थन, गज्जा के समर्थन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। इजिप्ट के पास एक रास्ता है समुद्र का, स्विस कैनाल, वहां से दुनिया भर के तमाम बड़े जहाज गुजरते हैं। उस स्विस कैनाल से 25% जहाजों के आवाजाही की गिरावट दर्ज की गई है। 25% कम हो गए हैं अब वहां से जहाजों का गुजरना, क्योंकि हूतियों का डर बढ़ गया है। फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार गिरने वाली है क्योंकि पैसे की कमी है। यूरोप नहीं चाहता कि फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार गिर जाए, क्योंकि अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार फिलिस्तीन में गिर जाएगी तो हमास जैसे दूसरे लड़ाकू संगठन पूरा फिलिस्तीन संभाल लेंगे और ऐसे में इजराइल और यूरोप और अमेरिका को काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे में यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि हम फिलिस्तीन अथॉरिटी को 400 मिलियन यूरोज फंड करेंगे, पैसा देंगे, जिसके बदले हमें उनकी सरकार में कोई छोटी मोटी तबादले और तब्दीलियां चाहिए होंगी। इजराइल का एक आतंकी रफ़ा के अंदर टैंक में बैठकर वीडियो बनाता है और कहता है कि बचपन में जब मैं छोटा था तो सोचता था कि मैं अपने स्कूल को बम से उड़ा दूं, और आज रफ़ा के अंदर मैं सच में वाव बम से स्कूलों को उड़ा रहा हूं। एंटरटेनमेंट है भाई साहब इनका, ये देखिए। בילדותי תמיד חלמתי לפוצץ את הבית ספר שלי. היום אני מפוצץ בית ספר. כולם תקינים? फीफा ओलंपिक मैच के अंदर दुनिया भर से फिलिस्तीन समर्थक मांग कर रहे थे कि इजराइल को पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, जिसके बाद फीफा ओलंपिक ऑर्गेनाइजर्स ने होल्ड कर दिया था कि ठीक है कि हम कोई फैसला दे या ना दे। लेकिन होल्ड का मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि इजराइल उस फीफा मैच में शामिल हो सकता है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को कोई जवाब नहीं दिया गया है। कल ही मैंने आपको अपने अपडेट में बताया था कि इराक में अमरीकी बेस के ऊपर हमला हुआ है। अब अमेरिका ने कह दिया है कि हम तैयारी कर रहे हैं, जो संगठन इराक में हमारे बेस पर हमला कर रहे हैं उन पर हम हमला करेंगे, जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिका कितना बड़ा हैवान है और कितना बड़ा जेनोसाइड सपोर्टर है। बल्कि मैं एक बात बार बार कहता हूं कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर नेतन्याहू की यहूदियों की सरकार है। अब नेतन्याहू अमेरिका पहुंचने वाला है और वहां पार्लियामेंट के अंदर वो स्पीच देगा। तो पार्लियामेंट के जो सभापति हैं उन्होंने साफ तौर से पहले कह दिया है कि अगर नेतन्याहू की कोई भी स्पीच को इंटरप्ट करेगा, जब नेतन्याहू भौंक रहा होगा, बीच में खड़ा होकर कोई उन्हें परेशान करेगा, रोकेगा टोकेगा, तो उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, उस व्यक्ति को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में इजराइल का राज चल रहा है, इजराइल की गुलामी चल रही है। हजरत बेला हदीद, इनको कौन नहीं जानता, हॉलीवुड की सुपरस्टार हैं। एडिडास ने अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए इनको चुना, इन्होंने प्रमोशन शुरू कर दिया। लेकिन बेला हदीद फिलिस्तीनी अमेरिकन है, फिलिस्तीन की भी नागरिकता है, फिलिस्तीन से इनका खानदान है और अमेरिका में जाकर बसी और अमेरिका की भी नेशनलिटी इनके पास है और फिलिस्तीन को ये सपोर्ट करती हैं। सिर्फ इस बिना पर इजराइल ने एडिडास से शिकायत करी और जिसके बाद तुरंत एडिडास ने बेला हदीद को अपने ब्रांड प्रमोशन से हटा दिया। उधर गाजा के अंदर जो रोजमर्रा का काम हो गया है वो ये है, इजराइल के सैनिक मकानों को, घरों को, कपड़ों को लूट कर, उनके खाने पीने की चीजों को लूट कर पूरे गाजा के लोगों के मकानों को आग लगा रहे हैं।
या तो बम से उड़ा रहे हैं या आग लगा रहे हैं। ये इजराइल के सैनिकों का रोज का काम हो गया है गजा के अंदर। हजरात, गाजा के अंदर जैसे तैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहीं रहने वाली, वो थोड़ा बहुत चंदा इकट्ठा करके जब खाना बांट रहे हैं तो नजर आ रहा है कि वहां भूख कितनी बेचैन है। उधर तुर्किश फिलिस्तीन फ्रेंडशिप ग्रुप अस्पताल जो था गाजा के अंदर, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया, तबाही से पहले का वीडियो सामने आया जिसमें आप ये देखिए कि उस फिलिस्तीन तुर्किश फ्रेंडशिप हॉस्पिटल के अंदर इजराइल के सैनिक मजाक बना रहे हैं, एक दूसरे के साथ इक्विपमेंट के साथ खेलते हुए, मसाज करते हुए, उल्टी सीधी बातें कह के मजाक बना रहे हैं। बाद में इस अस्पताल को उड़ा दिया गया। ब्रिटेन ने ऊपर से नीचे तक का जोर लगाया, लोगों को गिरफ्तार किया, फिलिस्तीनी समर्थकों को जेल में डाला, लेकिन तमाम चीजों के बाद बर्तानिया के पार्लियामेंट के बाहर फिलिस्तीन के समर्थन में बड़ा प्रदर्शन देखा जा रहा है। वहीं बर्तानिया पर जबरदस्त प्रेशर के बाद बर्तानिया ने फिलिस्तीन के लिए फंडिंग को रिज्यूम कर दिया है। UNRWA को बहुत जल्द बर्तानिया फंड रिलीज करने वाला है। उधर मैं आपको फिलिस्तीन के अंदर ले चलूं तो फिलिस्तीन और वेस्ट बैंक के अंदर, फिलिस्तीन का ही हिस्सा वेस्ट बैंक है, इजराइल की मिलिट्री के सपोर्ट से इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर और उनके घरों पर बड़ा हमला कर रहे हैं। חייל! 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 אבן! لكن مش قادرين نوصل للمستوطنين باكوا جوا البلد. हजरात, गजा की तमाम मसाजिद को शहीद कर दिया गया है। तमाम मस्जिदों के शहीद होने के बाद मस्जिदों के मलबे पर नमाज जुमा की नमाज अदा की जा रही है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को सबक सीखना चाहिए और अपनी वीरान मस्जिदों को आबाद करना चाहिए। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء في رباء، والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك. هل أراك سالما منعما وغانما مكرما
مكرما سالما منعما وغانما مكرما। उधर फ्रांस का आतंकी चेहरा सामने आया है। फ्रांस की रिपोर्ट के मुताबिक क्लियर यह हुआ है कि फ्रांस अभी भी इजराइल को खतरनाक हथियार जेनोसाइड करने के लिए भेज रहा है। अब सुनिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर फिलिस्तीन के लिए एक बड़ा फैसला आया है। जज ने सुनवाई करते हुए इजराइल को लताड़ लगाई है कि 1967 के बाद 1967 के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनियों के जिन जिन इलाकों पर, घरों पर, मकानों पर, जमीनों पर कब्जा किया वो तमाम इल्लीगल हैं। इजराइल को पीछे हटना होगा, वो यूएन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। आईसीजे के जज का यह फरमान इजराइल के मुंह पर थूक है। हजरात मोहतरम, इसके अलावा आईसीजे के जज ने यह भी कहा कि कोई भी देश, कोई भी स्टेट इजराइल के उस इलाकों को मान्यता न दे जिन इलाकों पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। इन तमाम चीजों के बाद दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी देश का प्रधानमंत्री, आतंकवादी नेता प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि आईसीजे हमें ना बताए कि कौन सी जमीन हमारी है, हमें कोई न बताए, वो जमीन हमारी है, हमें समझाने और बताने की जरूरत नहीं है। वहीं इजराइल ने ऑफिशियली कहा है कि यहूदियों के खिलाफ बयान। जब इजराइल के पास कोई जवाब नहीं होता तो यही बोलता है कि ये तो यहूदियों के खिलाफ बयानबाज। उधर इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा कि आईसीजे के बयान से हमें 1 इंच भी फर्क नहीं पड़ेगा। आईसीजे के खतरनाक बयान के बावजूद जो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल है और इजराइल का कुत्ता, वो इजराइल का मतलब मान लीजिए बेंजीवीर, वही बात एक ही है, कुत्ता या बेंजीवीर कट्टरवादी नेता ने मांग की है, दोनों ने, इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर और बेंजीवीर ने मांग की है कि पूरे के पूरे वेस्ट बैंक पर ही कब्जा कर लिया जाए। उधर मेरे दोस्तों, इजराइल के फाइनेंस कट्टरवादी नेता ने कहा है कि फिलिस्तीन स्टेट नहीं बनेगा क्योंकि कोई भी फिलिस्तीनी है ही नहीं। सुनिए, מדינה פלסטינית לא יכולה לקום כי אין דבר כזה עם פלסטיני. צריך להתחיל מהשורש. היסטורית לא היה עם כזה. משפטית בינלאומית אין עם כזה. יש בהגדרות של המשפט הבינלאומי 5 פרמטרים שמגדירים עם. שפה, מטבע, מלך, מושל. אני תמיד שואל, מי היה המלך הפלסטיני הראשון? מורשת, היסטוריה. לא היה מעולם. צריך לומר את האמת. אתם יודעים שהאמת היא לפעמים כדאי לומר אותה. התנועה הלאומית הפלסטינית הוקמה על ידי המופתי כתנועת נגד לתנועה הציונית. היו ערבים, ערבים ככל הערבים, יש הרבה ערבים סביבנו, मुस्लिम, लो मुस्लिम। हजरात मोहतरम, इधर तस्वीर देखिए, लाशों के अंबार हैं। गाजा के अंदर लगातार कत्लेआम हो रहा है। पूरी दुनिया के मुस्लिम देश खामोश बैठे हैं, अरब लीग खामोश बैठा है, मोहम्मद बिन सलमान खामोश बैठा है, क्योंकि एक हाथ उसकी यहूदी बीवी के हाथ में है मोहम्मद बिन सलमान का, दूसरा हाथ यहूदी गर्लफ्रेंड के हाथ में होगा। एक पैर यहूदी घर के अंदर है, दूसरा पैर अमेरिका के अंदर है। तो मोहम्मद बिन सलमान जैसे दूसरा अरब देश बोल भी नहीं सकता। लगातार गाजा के अंदर लाशें गिर रही हैं, हम देख देख के थक गए, आप सुन सुन के थक गए, मैं बोल बोल के थक गया, लेकिन इजराइल लाशें गिरा गिरा कर नहीं थक रहा। इसके अलावा इजराइल ने, ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने जो गाजा के लोग डिस्प्लेस हो रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह इजराइल के ही धमकी के बाद जा रहे थे, रास्ते में ही उनके ऊपर हमला कर दिया। इसमें कई लोग मारे गए हैं। इजराइल ने गजा के और सेंट्रल गजा के इलाकों में इतने खतरनाक हमले किए हैं कि बचे कुछ मकान भी अब खंडर हो गए हैं। मुलाहिजा फरमाइए। والله صحينا تقريبا الساعة 2:30 الصبح،
على صوت صاروخين هزن المنطقة كلها. نزلنا تحت هنا لقينا الأولاد الصغار الأطفال أبرياء، يعني حاجات بوصفهاش العقل، أشلاء مقطعة، إخواتي أولاد إخواتي كلهم تحت الردم وتحت الأنقاض. اتفاجأنا بعد شوية جيراننا مولع فيهم النار، ناس برضك أبرياء ما لهمش يعني في المقاومة ولا لهم في الحروب ولا لهم في الدنيا كلها. حسبنا الله ونعم الوكيل على الاحتلال. هذا احتلال يعني لا بيفرق بين بشر ولا بيفرق بين حجة ولا بيفرق بين طفل. لو وقتنا نضلنا في الحال هذه احنا مش عارفين. यूरोप में जो व्यक्ति फिलिस्तीन का समर्थक है उसको इजरायली समर्थक पूरी दुनिया में परेशान कर रहे हैं। भारत में भी आप देख रहे हैं फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर हिंदू संगठन मुसलमानों को कत्ल करने की बातें कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुसलमानों के और फिलिस्तीनियों के खून के प्यासे हर जगह हैवान कुत्ते मौजूद हैं। यूरोप में एक व्यक्ति मॉल के अंदर फिलिस्तीन का झंडा ले गया था जिसे इजरायली समर्थकों ने परेशान किया। Stupid whore flying that garbage in our country. They're fucking terrorists. You stupid fucking bitch. Stupid fucking whore. उधर इजराइल के हजारों और लाखों की तादाद में रफ़ा के अंदर सैनिक घुसे हुए हैं और पूरे रफ़ा पर कब्जा कर रहे हैं। חטיבת הצנחנים שחררה את ח'אן יונס מהחמאס, מכל האויבים שהיו. תראו לאנשים האלה, מגיע להם, עבדו קשה יומם ולילה. עם ישראל חי. उधर मेरे दोस्तों, फिलिस्तीन स्टेट न बनने के लिए इजराइल की पार्लियामेंट के अंदर जो कानून कल पारित हुआ, यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने उस कानून की, इजरायली कानून की निंदा की। कहा यह सरासर और बेतुका कानून है। उधर बर्तानिया के विदेश मंत्री ने खुद अपने मुंह से कह दिया है कि इजराइल ने गजा के अंदर मदद पहुंचाना नामुमकिन और मुश्किल बना दिया है। सिंगापुर के डिफेंस मिनिस्टर ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के नौजवानों और यंगस्टर्स ने अमेरिका को सपोर्ट करना छोड़ दिया है। अमेरिका को अब पूरी दुनिया के नौजवान सपोर्ट नहीं करते हैं। गाजा और फिलिस्तीन के आने वाले जो नौजवान, आने वाली जो पीढ़ी होगी वो और कट्टरवादी होगी और अमेरिका और इजराइल के लिए आने वाला भविष्य अच्छा नहीं होगा। बड़ी खबर एक और, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास बहुत जल्द रशिया पहुंच सकते हैं व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए। वहीं इजराइल की पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है कि फिलिस्तीन को स्टेट बनने नहीं देंगे, सऊदी अरब ने भी इसकी निंदा की है। इसके अलावा वो कर नहीं सकता कुछ। वहीं इजराइल ने लेबनान के इलाकों में हमला किया जिसमें लेबनीज सिविलियंस के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। देखिए, वहीं हिजबुल्लाह ने यह भी कहा है कि हमारे खतरनाक हमलों से इजराइल के मिलिट्री बेस को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। अमेरिका की हवा टाइट है। यूक्रेन को अंधाधुन अमेरिका ने हथियार दिया। इसका बदला रूस अमेरिका से ऐसे लेना चाहता है कि वो हुथीस को रूस के हथियार दे रहा है या देने का प्लान कर रहा है। तो अमेरिका का कच्चा हो गया है गीला। अमेरिका चुपके चुपके बात कर रहा है व्लादिमीर पुतिन की गवर्नमेंट से कि भाई साहब आप यमन के लड़ाकों को हथियार मत देना, अभी तो उन्होंने वैसे हमारी लंका लगा रखी है, आपने अगर हथियार दे दिया तो हमारी तो और लंका लग जाएगी और इजराइल को बड़ी दिक्कत होगी। मतलब यही बात हो रही है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है हमास को कि अगर मेरे राष्ट्रपति बनने से पहले वो कोई डील कर ले तो वो अच्छी बात है, अगर मैं पहुंच गया राष्ट्रपति पद पर बनने के बाद दफ्तर तो उन पर भारी पड़ेगा। जो इजराइल के हॉस्टेज हैं वो इजरायली हॉस्टेज नहीं, वो हमारे हॉस्टेज हैं। यानी बाइडन से बढ़कर, ये तो सबको पता था कि कट्टरवादी है, मुसलमानों के खून का प्यासा है, इसीलिए तो ये मोदी जी का बहुत बढ़िया दोस्त था और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत में इसलिए पूजा होती थी। और भले ही ये अंधभक्तों की माँ, बीफ का गोश्त खाने वाला व्यक्ति है, लेकिन अंधभक्तों को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंधभक्त खुद हैवान है, खुद जलील हैं, खुद ज़ॉम्बी हैं। उनको मुसलमानों का खून चाहिए और इजराइल वही करता है, ट्रंप वही करता है। तो ट्रंप को भारत में इसीलिए सपोर्ट किया जाता है। And the entire world, I tell you this, we want our hostages back and they better be back before I assume office.
well, you will be paying a very big price. वहीं यूएई ने भी ऐलान कर दिया है कि पीस कीपिंग फोर्स हम गाजा में तैनात करने के लिए तैयार हैं। यूनिसेफ के हेड चीफ ने यूएन में कह दिया है कि 1948 के बाद गाजा सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। मेरे दोस्तों, ये ऐतिहासिक बात है, ये ऐतिहासिक जुमले हैं, याद रखिएगा। देखिए, Palestinians are witnessing today the greatest tragedy since 1948. Gaza is decimated. More than 2 million people are trapped in a living hell. They have been displaced repeatedly across the ravaged and increasingly lawless territory. Children and women are bearing the brunt of this brutal war. Acute food insecurity is claiming the lives of children and severely affecting women who often eat last and least. Thousands of children have been killed. Thousands more are struggling with new disabilities. Many have lost their limbs to amputation, their hearing to blasts, and their speech to shock and trauma. In the shadow of Gaza, another tragedy is unfolding in the West Bank. More than 500 Palestinians have been killed since October. हजरात मोहतरम, इस अपडेट को, जो बहुत बड़ा अपडेट है, आज कोई 10-5 अपडेट नहीं आएगा, 4 वीडियो नहीं आएगा। इस एक वीडियो को पूरा ढंग से देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, बारकोड का इस्तेमाल करते हुए गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस रिपोर्ट को डाउनलोड कीजिए, वीडियो को डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पर, जहां शेयर करना करिए। बस फिलिस्तीनियों की आवाज बनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।